नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप का बड़ा दावा, आज ईरान पर होगा बहुत बड़ा हमला। ईरान के इस्राइल और अमेरिका बेस पर पड़े ड्रोन हमले। रूस से खुफिया जानकारी लेकर ईरान ने यूएस ठिकानों पर किए हमले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के ताज़ा बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को बहुत बुरी तरह हराया जा रहा है। उसने अपने पड़ोसी मिडिल ईस्ट देशों से माफी मांगी है और वादा किया है कि अब उन पर हमला नहीं करेगा। यह वादा लगातार चल रहे अमेरिका इस्राइल के हमले की वजह से किया गया। ट्रंप ने आगे कहा कि उनका यानी ईरान का मकसद मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना और राज करना था। यह पहली बार है जब ईरान हजारों सालों में अपने आसपास के मिडिल ईस्ट देशों से हार गया है। उन्होंने यानी मिडिल ईस्ट देशों ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, मैंने कहा आपका स्वागत है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट पर धौंस जमाने वाला नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट का लूजर बन गया है। आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि वे पूरी तरह हार ना मान ले या शायद पूरी तरह टूट ना जाए। ट्रंप ने कहा कि आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। ईरान के गलत व्यवहार की वजह से अब उन जगहों और लोगों को भी निशाना बनाने पर गंभीर विचार हो रहा है जिन्हें अब तक निशाना बनाने पर विचार नहीं किया गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के सरकारी टीवी पर एक वीडियो मैसेज में कहा है कि मुझे लगता है कि उन पड़ोसी देशों से माफी मांगना जरूरी है जिन पर हमला हुआ। पड़ोसी देशों पर हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने शांति और सुकून कायम करने के लिए क्षेत्र में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सेना को ईरानी नेतृत्व का एक फैसला जारी किया गया है कि अब से पड़ोसी देशों पर तब तक हमला ना करें जब तक कि पहले ईरान पर हमला ना हो। पेजेश्कियान ने कहा कि जो लोग इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, उन्हें साम्राज्यवाद की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्राइल या अमेरिका को समर्थन देना सम्मान और आज़ादी का जरिया नहीं है। ईरान की आर्मी ने शनिवार को कहा कि उसकी नेवी ने इस्राइल के साथ साथ यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमलों की एक लहर शुरू की है। आधिकारिक इरना न्यूज एजेंसी के एक बयान में आर्मी ने कहा कि ईरानी नेवी ने अमेरिकी बेस और कब्जे वाले इलाकों को ड्रोन हमलों की एक बड़ी लहर से निशाना बनाया है। इसमें कहा गया कि टारगेट में यूएई का अल मिन्हाद बेस और कुवैत में एक और बेस, साथ ही इसराइल में एक स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी शामिल थी। बाद में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उनकी सेनाओं ने यूएई में अल धफरा एयरबेस को भी निशाना बनाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़े 2 अधिकारियों के अनुसार रूस ने ईरान को ऐसी संवेदनशील जानकारी दी है जिससे तेहरान को अमेरिकी युद्ध पोतों, विमानों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में मदद मिल सकती है। यह खुलासा उस समय हुआ है जब अमेरिका और इसराइल ने एक हफ्ते पहले ईरान पर हमले शुरू किए थे और उसके जवाब में ईरान ने पर्शियन गल्फ में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों पर हमले किए। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने ईरान को यह नहीं बताया कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। रूस और ईरान के बीच रिश्ते हाल के वर्षों में और मजबूत हुए हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, जहां ईरान ने रूस को ड्रोन और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दी थीं। वहीं इस बीच क्रेमलिन ने ईरान को सैन्य या खुफिया मदद देने पर सीधी टिप्पणी करने से इनकार किया है। ईरानी युद्धपोत को कोची में डॉक की इजाजत। एस जयशंकर बोले, इंसानियत के आधार पर लिया गया फैसला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 मार्च को कहा कि भारत ने मानवीय आधार पर एक ईरानी युद्धपोत को कोची में डॉक करने की अनुमति दी है। यह फैसला तब लिया गया जब अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को टॉरपीडो से डुबो दिया, जिसमें 83 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ईरान के अनुरोध पर दूसरा जहाज आइरिस 11 को कोच्चि बंदरगाह पर आने की अनुमति दी गई। ये जहाज पहले विशाखापत्तनम में होते हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने आए थे। जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहा कि भारत ने यह फैसला इंसानियत के नजरिए से लिया। वहीं इंडियन नेवी के अनुसार जहाज के डूबने के बाद श्रीलंका के तट के पास सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नौसेना को खत्म करना अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के उद्देश्यों में से एक है। यह घटना दिखाती है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष अब हिंद महासागर क्षेत्र तक असर डाल रहा है। कोयम्बटूर की महिला अदालत ने 7 मार्च को 2025 के चर्चित गैंगरेप मामले में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में टी करूप्पा सामी उर्फ सतीश,
उसका भाई टी कालीस्वरन उर्फ कार्तिक और उनका रिश्तेदार एम गुना उर्फ थवासी शामिल हैं। अदालत ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत गैंगरेप का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी। यह घटना 2 से 3 नवंबर 2025 की रात को कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुई थी, जब तीनों आरोपियों ने 20 साल की कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप किया और उसके 25 साल के बॉयफ्रेंड पर हमला किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 7 लाख रुपए और उसके बॉयफ्रेंड को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव, 9 मार्च को हो सकती है चर्चा। कांग्रेस बोली प्रस्ताव नियमों के मुताबिक है। लोकसभा में अगले हफ्ते यानी 9 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह प्रस्ताव नियमों और संसदीय परंपराओं के अनुसार लाया गया है और इसमें स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि टीएमसी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों के कुल 118 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और कुछ सांसदों के निलंबन जैसे मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी। संविधान के अनुसार जब यह प्रस्ताव सदन में आएगा तो स्पीकर कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें सदन में अपना बचाव करने और वोट देने का अधिकार होगा। अगर प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि भारत के इतिहास में पहले भी 3 स्पीकरों के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव लाए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यूपी एसआईआर 70 लाख से ज्यादा नए वोटर आवेदन, 2.68 लाख नाम हटाने की मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेनवा ने बताया कि 2026 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत 6 जनवरी से 6 मार्च के बीच वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 70.69 लाख से ज्यादा फॉर्म 6 आवेदन मिले, जबकि नाम हटाने के लिए 2.68 लाख फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज की गई। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि फॉर्म 6 में 35.72 लाख महिलाओं और 34.96 लाख पुरुषों ने आवेदन दिया, जबकि थर्ड जेंडर से 296 आवेदन आए। 27 अक्टूबर 2025 से अब तक कुल 86.69 लाख आवेदन नाम जोड़ने के लिए मिले हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 6 जनवरी को राज्य में करीब 12.55 करोड़ वोटर दर्ज थे। इस दौरान करीब 3.26 करोड़ वोटरों को विवरण सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 93.8% नोटिस सर्व हो चुके हैं और लगभग 2.8 करोड़ मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य भर में 5,621 स्थानों पर सुनवाई केंद्र बनाए और बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए घर घर जाकर सत्यापन भी कराया। ईरान अमेरिका इस्राइल युद्ध के बीच खाड़ी देशों के पानी पर खतरा, डिसैलिनेशन प्लांट बने रणनीतिक टारगेट। IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तेल टैंकर को बनाया निशाना। पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने मांगी माफी। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका इस्राइल में जारी युद्ध के बीच खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट एक बड़े रणनीतिक मुद्दे के रूप में सामने आए हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े ऐसे संयंत्रों में से 8 अरब प्रायद्वीप के तट पर हैं और ये दुनिया के लगभग 60% डिसैलिनेटेड पानी का उत्पादन करते हैं। हर दिन करीब 10 करोड़ लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। कुवैत का लगभग 90%, ओमान का 86% और सऊदी अरब के कई शहरों का करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांटों से आता है। हाल ही में ईरानी मिसाइल के मलबे से UAE के फुजैरा में बिजली स्टेशन को नुकसान और कुवैत के दोहा वेस्ट वाटर कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना हुई, लेकिन किसी भी डिसैलिनेशन प्लांट को सीधे निशाना नहीं बनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान की एक तरह की चेतावनी हो सकती है कि जरूरत पड़ने पर वह पानी की सप्लाई रोक सकता है। यदि ये संयंत्र बंद हो जाते हैं तो खाड़ी के अमीर तेल निर्यातक देशों में भी कुछ ही दिनों में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने खाड़ी में एक तेल टैंकर को निशाना बनाया है जो होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि प्राइमा नाम के तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया क्योंकि उसने IRGC नेवी की बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। चेतावनी में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर रोक की बात कही गई थी। IRGC ने यह भी कहा कि वह विरोधी देशों के तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं देगा।
गौरतलब है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए सबसे अहम रास्तों में से एक है। दुनिया में तेल और गैस का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से यह रास्ता लगभग बंद हो गया है। ईरानी शासन ने इस हफ्ते धमकी दी थी कि जो जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करेंगे उन्हें आग लगा दी जाएगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ है। एक ड्रोन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरता दिखा। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में धमाका और टर्मिनल के पास धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक शख्स यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक और ड्रोन। धमाका किस जगह हुआ यह साफ नहीं है, लेकिन संभव है कि यह एयरपोर्ट के कॉन्कोर्स ए के पास हुआ। दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस ने एक्स पर लिखा कि दुबई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मलबा गिरने के बाद हुई छोटी घटना को सफलतापूर्वक काबू कर लिया गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन रिपोर्टों को भी गलत बताया जिनमें दावा किया गया था कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोई घटना हुई है। दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस ने ताज़ा संदेश भी शेयर किया है जिसमें शनिवार दोपहर से उड़ानें शुरू होने की जानकारी दी गई है। ईरान में रहस्यमय भूकंप, क्या पर्दे के पीछे चल रहा परमाणु परीक्षण? ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से 74 किलोमीटर पश्चिम में 7 मार्च को 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। 4 दिनों के भीतर संवेदनशील परमाणु क्षेत्रों के पास यह दूसरा भूकंप है। इस घटना के बाद इंटरनेट पर नई बहस और अटकलें शुरू हो गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस्राएल और अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान ने कोई परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे केवल एक प्राकृतिक भूकंप बताया जा रहा है, लेकिन परमाणु ठिकानों के करीब बार बार आ रहे इन झटकों ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। बहुत बड़ा हमला करने वाला है ईरान। खामेनेई के अकाउंट से पोस्ट की गई डराने वाली तस्वीर। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक बेहद डराने वाली पोस्ट की गई है। यह पोस्ट खामेनेई की मौत के बाद पहली बार की गई और इसकी भाषा साफ तौर पर भीषण चेतावनी वाली है। इस पोस्ट में ग्राफिक्स के जरिए मिसाइल बनाने से लेकर उसके टारगेट पर प्रहार करने तक की प्रक्रिया दिखाई गई है। कैप्शन में लिखा है, ज़ायोनी शासन यानी इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और इंशाअल्लाह इसके नतीजे उस शासन को बेबस कर देंगे। यह चेतावनी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ईरान के नए सैन्य अधिकारी लगातार बदले की कसम खा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल शब्दों की जंग नहीं है, बल्कि ईरान की ओर से किसी बहुत बड़े और विनाशकारी हमले का सीधा संकेत है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पत्रकार की हत्या के मामले में किया गया बरी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। इससे पहले 2019 में विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें और 3 अन्य आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला उस समय शुरू हुआ था जब छत्रपति ने अपने अखबार पूरा सच में डेरा मुख्यालय में महिला अनुयायियों के कथित यौन शोषण से जुड़ा एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था। अक्टूबर 2002 में उनके घर के बाहर उन्हें गोली मार दी गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि हत्या के मामले में राहत मिलने के बावजूद राम रहीम फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि 2017 में उन्हें अपनी 2 शिष्याओं से दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की सजा सुनाई गई थी और वे हरियाणा की सोनारिया जेल में बंद हैं। उनकी सजा के बाद से अब तक उन्हें कई बार पैरोल और फरलो भी मिल चुकी है, जिस पर राजनीतिक विवाद भी होता रहा है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करेगी टीएमसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कहा है कि वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए जाने वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करेगी। यह प्रस्ताव 9 मार्च को संसद के बजट सत्र के दोबारा शुरू होने पर चर्चा के लिए रखा जाएगा। करीब 118 विपक्षी सांसदों ने स्पीकर को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है और उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा, तभी इस पर चर्चा और वोटिंग हो सकेगी। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने कई मौकों पर विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका और कुछ मामलों में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है। ईरान इसराइल युद्ध की कवरेज पर सरकार सख्त। न्यूज चैनलों की टीआरपी पर 4 हफ्ते की रोक। अमेरिका, इसराइल और ईरान में चल रहे युद्ध की खबरों के बीच भारत में मीडिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी
यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की रिपोर्टिंग पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी पीआरसी से कहा है कि वह फिलहाल टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्ट जारी न करे। यह रोक अभी 4 हफ्तों के लिए लागू रहेगी या तब तक रहेगी जब तक सरकार कोई नया आदेश जारी नहीं करती। सरकार का कहना है कि इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की कवरेज में कुछ टीवी चैनल बहुत ज्यादा सनसनी फैला रहे हैं। खबरों को ज्यादा चटपटा और रोमांचक बनाने के लिए कई जगह अटकलों और अपुष्ट जानकारी को भी प्रसारित किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक ऐसी कवरेज से आम लोगों में डर और घबराहट फैल सकती है, खासकर उन परिवारों में जिनके रिश्तेदार या परिचित युद्ध प्रभावित इलाकों में रहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल टीआरपी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया है ताकि चैनल सिर्फ रेटिंग की दौड़ में सनसनीखेज खबरें दिखाने से बचें। अब इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या टीआरपी की होड़ में कुछ टीवी चैनलों ने मीडिया की नैतिकता यानी मीडिया एथिक्स को पीछे छोड़ दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।